हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज बहुत दिनों बाद अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, चैप्टर नंबर 6 आपकी बुक का ही। और इंट्रोडक्शन मैं आपको इस चैप्टर का दे ही चुका हूँ कि क्या कुछ इस चैप्टर में है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और अपने जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट है इसका, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में काम आएंगी अपने। फिर उसके बाद किरचॉफ का धारा नियम पढ़ेंगे और फिर किरचॉफ का वोल्टता नियम, यानी ये तीन अपने टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। बच्चों अपना जो आज का पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 है, ये यूनिट सेकंड का चैप्टर है। ये वाला आपका यूनिट सेकंड मतलब जिसमें पांचवा और छठा दो चैप्टर हैं। पहली यूनिट है उसमें 4 चैप्टर थे आपके। ठीक है, विद्युत परिपथ इस चैप्टर का नाम है, मैंने आपको बता दी है ये चीज़। और जो इसमें अपने सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से स्पष्ट है, विद्युत परिपथों के बारे में इसमें पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या सीखेंगे कि आपको ऐसे तो पता है पिछले चैप्टर में आपने तुल्य प्रतिरोध निकाला था। जैसे आपको कोई परिपथ दे दिया, उसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या किया कि एक ऐसा परिपथ दे दिया जिसमें तीन चार तो बैटरियाँ लगी हैं, तीन चार उसमें प्रतिरोध लगे हैं। तो फिर उसका आपसे पूछ लें भी इसका आप तुल्य प्रतिरोध निकालो, इसकी धारा निकालो कितनी आ रही है, इसमें बैटरियों का विद्युत वाहक बल निकालो। तो ऐसा कुछ करके यानी थोड़ा सा जटिल परिपथ आ जाए अपने पास। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने पास थोड़ा हार्ड आ जाए काम, भी अपने को पता ही ना लगे भी ये क्या कुछ है। तो तब अपने उसको सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लो प्रतिरोध के साथ जैसे ये संधारित्र आ गया, वो यहाँ तो नहीं आएगा, बड़ी क्लासों का टॉपिक है वो, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी अपने को क्या है कि ऐसे जटिल परिपथ मिलेंगे उनको सॉल्व अपने इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। यानी ये चैप्टर उसका बेस है। ठीक है ना, और इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे वो सारी चीज़ें आपकी बड़ी क्लासों में साथ साथ चलेंगी। ये बाकी चाहे चैप्टर का मान लो कोई आपके बेसिक टॉपिक है वो एक बार काम आए, बाद में चाहे ना आए, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चा फिजिक्स में आगे जाना चाहता है स्पेशली, और या नीट आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए स्पेशली क्या है ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ इसको। तो देखो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो आपके सामने क्या है कि एक ये वाला कोई अपने सिंपल सर्किट ले लिया। ठीक है, मैं समझाऊंगा सिंपल सर्किट से, फिर आगे अपने थोड़े जटिल सर्किट भी सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है ये वाली। ठीक है, तो अब आपको कुछ परिभाषाएं पढ़नी है इस परिपथ को देखकर। सबसे पहली परिभाषा है जाल या नेटवर्क। इसको ये जाल या नेटवर्क क्या होता है कि विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत अवयवों जैसे प्रतिरोध, संधारित्र आदि से बना परिपथों का समूह क्या कहलाता है? जाल कहलाता है। अब क्या है कि ये वाली परिभाषा आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दी हुई है, जाल की परिभाषा तो है ही नहीं बुक में, लेकिन फिर भी ये वाले वर्ड यूज होंगे तो इन वर्डों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी मैं परिभाषाएं करवा रहा हूँ। यानी कि अपने सीधी भाषा में अपने इसको बोल सकते हैं कि जो आप परिपथ लेते हो, जो आप परिपथ लेते हो, कोई जटिल परिपथ लेते हो, उस जटिल परिपथ को ही अपने क्या बोल देते हैं? जाल बोल देते हैं। ठीक है, यानी परिपथ को ही जाल कह देते हैं। और इसमें बहुत सारे यानी कि विद्युत अवयव या एलिमेंट हो सकते हैं, बैटरी भी हो सकती है, प्रतिरोध भी हो सकता है, संधारित्र आगे डायोड ट्रांजिस्टर आएगा, वो भी सब कुछ लगा हुआ हो सकता है। तो उन सब से मिलकर जो परिपथ बनता है उस परिपथ को अपने क्या बोल देते हैं? जाल बोल देते हैं। और ये परिपथों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, यानी ग्रुप होता है एक, काफ़ी उसमें जो कंपोनेंट है या घटक है वो लगे हुए होते हैं, यानी प्रतिरोध, बैटरी, ये सारा कुछ। फिर दूसरी जो परिभाषा है वो आती है ब्रांच। ब्रांच यानी शाखा, कि किसी जाल का वह भाग जिसमें नियत धारा प्रवाहित होती है उसे शाखा कहते हैं। ठीक है, भी नियत धारा यानी कांस्टेंट करंट जाए उसमें। तो चित्र में बी ई सी डी ए बी आदि शाखाएं हैं, यानी अब डायग्राम से समझो, जैसे ये बी ई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप देखो, मान लो आई करंट आपका यहाँ से चला, ये वाला यहाँ से कितना चला? आई करंट चला, और यहाँ पे ये वाला करंट दो भागों में बढ़ जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। इस बी बिंदु पर मान लो इधर आपका क्या है? आई वन करंट चला गया, तो इस जो नीचे वाला जो करंट है वो आई माइनस क्या रह जाएगा? आई वन रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आई माइनस आई वन रह जाएगा। तो अब आप देखो कि ये वाली जो बी सी लाइन है, बी सी भुजा है, या ये सी डी भुजा है,
या ये आगे DE है, इन सब में सेम करंट जा रहा है। तो यानी कि ये एक सीधी लाइन, यानी जिसमें करंट की वैल्यू बदले ना एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक। जैसे AB है इसमें, तो AB में A से लेके B बिंदु के मध्य है, आपका करंट कहीं नहीं बदल रहा। समझ आई बात? आई का आई करंट ही रह रहा है आपके पास। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, ये वाला AB यहाँ पे शाखा है। इसी तरह BE भी आपके पास एक क्या है, शाखा है, ब्रांच है। ठीक है, जैसे टहनियाँ लगी होती है ना पेड़ के, उसी से लिया हुआ है भी। पूरा पेड़ आपका क्या है, परिपथ है जो आपका, वो एक पेड़ की तरह है। उसमें जो छोटी छोटी तारें लगा के आप जोड़ देते हो, वो तारें ही क्या हैं आपके पास, शाखाएं होती हैं। ठीक है, जैसे टहनियाँ होती हैं पेड़ पर। अब एक तीसरी परिभाषा है संधि। ठीक है, संधि क्या होती है कि विद्युत परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे संधि कहते हैं। चित्र में B और E बिंदु संधि है, संधि बिंदु है। अब देखो क्या है कि जहां पर आपकी 3 तारें मिलती हैं, मतलब कि आप इसको ये बोल सकते हो कि ये जोड़ है यहाँ पे। जैसे आप तारों का जोड़ लगा देते हो ना किसी पर भी, एक मान लो आपको एक ही पॉइंट से 2 तारें निकालनी हैं, एक तार निकाल ली, जोड़ लगा दिया, फिर उस दूसरी का जोड़, तो मतलब अब जिस बिंदु से वो तारें जुड़ी हैं वो उसको अपने क्या बोल देंगे, संधि बिंदु बोल देंगे या संधि बोल देंगे। तो अब इस B बिंदु पर देखो 3 तारें जुड़ी हुई हैं, एक इधर वाली BC वाली, एक AB वाली और एक BE वाली। तो ये B बिंदु यहाँ पे क्या है, संधि बिंदु है। इसी तरह E बिंदु भी आपका संधि बिंदु है। लेकिन D को आप संधि बिंदु नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये वाली वायर यहाँ से आके इधर मुड़ रही है, या यहाँ पे 2 ही तारें जुड़ी हुई हैं। तो अब जब आपकी ऐसे होगा कोई चीज़, तो अगर मान लो इधर I करंट आ रहा है, तो वही I करंट आपका यहाँ इसमें जाएगा। और संधि बिंदु की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि संधि बिंदु पर जब करंट आता है तो वो करंट अलग अलग भागों में बंट जाता है। समझ आई बात आपके? ठीक है, तो संधि बिंदु मतलब 3 या 3 से अधिक शाखाएं जहां पे मिलती हैं उसको संधि बिंदु बोल देते हैं। फिर आता है पाश या लूप। अब लूप क्या होता है कि किसी परिपथ या जाल में वह बंद पथ जो शाखाओं द्वारा निर्मित होता है उसे पाश या लूप कहते हैं। यानी कि जो शाखाओं द्वारा निर्मित हो और दूसरी कंडीशन क्या है, वो बंद होना चाहिए। अब देखो जैसे इसमें इस ABEF की बात करूं, तो अब ये क्या है, इसमें ये अलग अलग शाखाओं द्वारा बना हुआ है, ये 4 इसकी क्या है, शाखाएं हैं। और ये क्या है, एक बंद है, तो मतलब ये एक लूप है। बिल्कुल इसी तरीके से ये दूसरा लूप है। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, इस बीच वाली तार को छोड़ दूं एक बार, तो ये पूरा भी एक लूप ही है, ये भी बंद ही हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार अपने इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें इसको, तो ये पूरा भी क्या है, एक लूप है। यानी इसमें 3 लूप बन रहे हैं, एक इधर वाला, एक दूसरा, और एक ये पूरा डायग्राम, ये लूप है। ठीक है, तीनों तीनों के नाम लिखी दिए हैं मैंने। तो आपको लूप ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, ये लूप भी आपके बहुत काम आएगा, तो समझ लो आप। यानी कोई भी डब्बा, अगर मान लो डब्बा बन रहा है, वहाँ पे बंद हो रहा है कोई भी डब्बा, ठीक है, कि अगर मान लो जैसे मैं आपको यहाँ पे कहूँ, जैसे ये आपके पास ये है, तो अब इसमें आपको कहूँ कि लूप कितने हैं, देखो एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, फिर आप लूप कहोगे कि सर एक ये वाला लूप है, इसको भी लूप मानेंगे अपने। ठीक है, पूरे को, बस इसको इग्नोर कर देंगे, बीच वाले को। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी क्या मानेंगे, एक लूप मानेंगे। समझ आई बात आपके? और इस पूरे को भी अपने क्या मानेंगे, बीच वाले को इग्नोर करते हुए एक लूप मानेंगे। तो मतलब आपका क्या है, पूरा जो सर्किट है वो क्या है, एक लूप होता है, बंद लूप, और उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे और लूप भी होते हैं, आप ये कह सकते हो। समझ आई बात? तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो आपके इस चैप्टर में काम आएंगी बच्चों। अब पहला नियम आता है, देखो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, लगभग सन 1872 में उन्होंने क्या किया कि जो जटिल परिपथ होते हैं, मतलब जिन परिपथों में बहुत सारे विद्युत अवयव लगे हुए हों, तो उनके लिए एक 2 नियम दिए थे उन्होंने, और वो 2 नियम आपको अब पढ़ने हैं। ठीक है, उन परिपथों को सॉल्व करने हेतु, मतलब कि जटिल परिपथों में धारा का मान निकालना, वोल्टता का मान निकालना, उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना, ऐसे सारे मान निकालने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। जटिल परिपथों को स्मॉल, यानी जटिल परिपथों का विश्लेषण करने के लिए, या जटिल परिपथों से अपने आंसर निकालने के लिए, आप सिंपल ये कह सकते हो। समझ आई बात? तो पहला जो नियम है, इसको किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम बोल देते हैं इसको। और या इसका जो दूसरा नाम है इस नियम का, वो दूसरा नाम आपके पास है किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, आपकी बुक में ये नाम नहीं लिखा हुआ, आप याद कर लेना, धारा नियम भी इसे कह देते हैं। तो देखो सबसे पहले ये नियम क्या है, सबसे पहले इस नियम का आप पढ़ो कथन।
ठीक है। तो कथन क्या है कि किसी संधि बिंदु पर, अब संधि बिंदु आपको पता लग गया भी जहां पर 3 या 3 से ज़्यादा तारे आके मिलती हों, या 3 या 3 से ज़्यादा प्रतिरोध जुड़े हुए हों, ऐसे कह सकते हो भाई 3 से ज़्यादा तारे या 3 या 3 से ज़्यादा तारे आके मिलनी चाहिए। तो कोई भी अगर संधि बिंदु है तो उस संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट ये आपका संधि बिंदु है, इसको ओ नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से ऐसे अलग अलग तारें जुड़ी हुई हैं, ये आगे किसी परिपथ में जुड़ी होंगी, ऐसे नहीं भी खाली पड़े हैं ये तो एक यानी उदाहरण के लिए अपने लिया हुआ है भी इस ओ बिंदु पर मान लो 5 तारें जुड़ी हुई हैं ये वाली, और 5 क्या है, बीच में प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 R2 R3 R4 R5, और अलग अलग में धारा की दिशा आपको दिखाई हुई है। इसमें I1 धारा आ रही है, इसमें I2 जा रही है बाहर, इसमें I3 फिर आ रही है, I4 आ रही है, I5 बाहर जा रही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी धाराएं कुछ अंदर आ रही हैं, कुछ बाहर जा रही हों। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो अपने को कहता है कि आपको किसी भी संधि बिंदु पर, जो संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराएं होंगी, या आप कह सकते हो कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं होंगी, जो संधि बिंदु की तरफ आती हैं, उन धाराओं का जो योग है, ये सिग्मा का मतलब क्या है, योग है, वो संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आप डायग्राम से कह सकते हो अब संधि के तरफ कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं, I1 आ रही है, I3 आ रही है, I4 आ रही है। तो प्रवेश करने वाली धाराएं तो आपके पास I1 प्लस I3 I4, और बाहर जाने वाली दो धाराएं हैं, यानी इस बिंदु से जो दूर जा रही हैं, ये दूरी जा रही हैं, इस बिंदु से दूरी जा रही हैं, तो वो I2 और I5 है, तो उन दोनों का योग, यानी कि ये दोनों धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है आपके पास। समझ आई बात? ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये नियम दिए, और जो नियम ये बिल्कुल सत्य साबित हुए जब इनको परिपथों पर लगाया गया और रिजल्ट निकाले गए, तो बिल्कुल ये रिजल्ट मिले। ठीक है, तो उसने नियम बनाए। तो पहला नियम आपको पता लग गया। अब पहले नियम का एक दूसरा रूप, या दूसरे यानी कि शब्दों में अपने इसको ये कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब शून्य होता तो है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इसमें कि इसमें संधि की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लेना है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लेना है, किरचॉफ कहता। ठीक है, ये दूसरी स्टेटमेंट है इसी नियम की। हालांकि अर्थ सेम ही है इसका, बस अक्षरों का फर्क है। ठीक है ना, अर्थ सेम है। भाई ये क्या कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर जितनी धाराएं भी मिलती हैं ना, उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब शून्य कैसे होगा, वो कहता है कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं उनको तो ले लो पॉजिटिव, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ले लो नेगेटिव, फिर जोड़ कर दो, और जो प्लस माइनस जुड़ के आपको देंगे उन सब का जोड़ क्या होगा, जीरो होगा, यानी सिग्मा आई बराबर जीरो। या अब देखो, जो संधि से दूर जा रही धारा थी वो थी I2 और I5, इनको तो नेगेटिव लेना है, बाकी सारों को पॉजिटिव लेना है। तो अब आप जब इस पर लगाओगे तो I1 I3 I4 ये तीनों पॉजिटिव, और I2 और I5 क्या आ गए, नेगेटिव। तो इन सारों का जोड़ आपके पास क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। ठीक है, अब ये नियम बिल्कुल ऊपर जैसे वाला बन गया। कैसे, आपको लग रहा होगा देखने में कि अलग है, लेकिन अगर मैं इस ऊपर वाली समीकरण में इस I2 और I5 को उठा के इस लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, इसमें ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ तो जीरो बचेगा, और ये I2 और I5 नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब शब्दों का हेर फेर किया और क्या हो गया, समीकरण वही रही। समीकरण वही है, कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसमें समीकरण चेंज हो गई है, समीकरण वही है, शब्द चेंज हुए हैं बस। समझ आई बात? अब नेक्स्ट क्या है कि यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण, क्योंकि इसमें संधि पर प्रवेश करने वाली आवेश की दर, या आवेश की दर को अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं, संधि से बाहर जाने वाले आवेश की दर के समान होती है। अब ये आवेश संरक्षण पर है। कैसे भाई, जितना आवेश इस संधि पर आया, आवेश क्या होता है, आवेशों का प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा होती है। मतलब जितनी धारा आई उतनी धारा ही बाहर गई, जितनी एंटर हुई इस बिंदु के अंदर उतनी धारा ही बाहर गई। ये चीज़ यही तो बता रही है। अभी I1 I3 I4 तीनों एंटर हुई, और उसका योग क्या है, I2 प्लस I5 के बराबर है। मतलब ये आवेश संरक्षण को बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है, छोटे जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, कि किरचॉफ का कौन सा नियम है वो आवेश संरक्षण के बारे में व्याख्या करता है। तो आप कहोगे कि किरचॉफ का संधि नियम, या आप कह सकते हो धारा नियम क्या है, इसकी व्याख्या करता है। समझ आई? ठीक है, अब किरचॉफ का दूसरा नियम आता है, और ये दूसरा नियम बच्चों आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला होता है।
लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है और मैं समझाऊंगा भी। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल से आज आपको हो सकता है ये वाला नियम 50% समझ आए, लेकिन कल आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको ये 100% समझ आ जाएगा अगर आप दिमाग से इसको करते हो। अब आज वाला आप लिख के देखना, समझो क्या है। किरचॉफ का यह नियम बंद परिपथों के लिए लागू होता है। सबसे पहली चीज भी बंद परिपथ होना चाहिए, आपका खुला नहीं होना चाहिए, कहीं से भी तार टूटी नहीं होनी चाहिए। समझ आई? अब इस नियम का कथन पढ़ लो कि किसी सेलों व प्रतिरोधकों से युक्त बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। भाई आपके पास एक परिपथ है, उस परिपथ में काफ़ी सारे सेल लगे हुए हैं, 4-5 सेल लगे हैं, 4-5 प्रतिरोध लगे हैं। अब आपको पता है सेल की तो वोल्टता होती है, खुद की वोल्टेज होती है जिसको अपने टर्मिनल वोल्टता बोल देते हैं। और प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता होती है, वो V बराबर क्या होती है, IR होती है। ठीक है, V बराबर IR। अब ये कहता कि जितने उसमें सेल लगे हुए हैं उन सब की वोल्टताओं का योग कर लो और जो उसमें प्रतिरोध लगे हैं उनके सिरों पर वोल्टताएं निकाल के उनका योग कर लो। सारी वोल्टताओं को जब आप किसी बंद लूप में जोड़ते हो, किसी भी बंद लूप के लिए, तो वो 0 आता है हमेशा। समझ आई बात? ठीक है, एक बार थ्योरी आपको कम समझ आएगी, अभी मैं आपको क्या है आगे डायग्राम से समझाऊंगा, फिर आपको पक्का पता लग जाएगा इसका। अब इसका दूसरा रूप पढ़ लो पहले, फिर अपने समझते हैं आगे कि किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। भी जो प्रतिरोध जितने भी उसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं उन सब के सिरों पर जो वोल्टता है उन सब का योग उसमें जो सेल लगे हैं सेलों के विद्युत वाहक बलों या वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये नियम है इसका किरचॉफ का। ये नियम ज़्यादा इस रूप में आता है इस वाले में। ठीक है, हालांकि ये दोनों सेम ही है। देखो इसमें तो क्या कहा था आपको कि दोनों का योग 0 होता है, यानी आप इसको इधर लेके आओगे ये 0 ही आएगा, मतलब ऊपर वाला ही बनेगा ये वैसे तो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नीचे वाला ये नियम यूज होता है। अब इसको नियम को यूज कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले अपने को एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वो है चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी क्या होती है? परिपाटी का मतलब आप सीधा समझ सकते हो प्रथा से, प्रथा से। ठीक है, और ये प्रथा चलाई किसने? किरचॉफ ने। समझ आई बात? तो किरचॉफ ने क्या किया कि वो कहता कि अगर आपको ये वाला नियम लगाना है वोल्टता वाला, तो आपको मेरी एक प्रथा, एक बात माननी पड़ेगी। और वो बात ये है कि आपको मैं कुछ चिन्ह बताऊंगा। किरचॉफ कहता भी वो आपको चिन्ह वैसे के वैसे लगाने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा हो, 11वां चैप्टर किरण प्रकाश की वाला, उसमें आप देखना कि जो उसमें अपने दूरियां लेते हैं, अगर मान लो मुख्य अक्ष से ऊपर वाली है, ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई है, सॉरी बिंब की ऊंचाई है, उसको पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले नेगेटिव, वहाँ चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे अपने। तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता, जो परिपाटी होती है ना इसका कोई लॉजिक नहीं होता। इसमें आप ये किंतु परंतु नहीं कर सकते कि सर ऐसा पॉजिटिव क्यों लेते हैं, इसको नेगेटिव क्यों लेते हैं। उसको अपने को वैसा का वैसा मानना पड़ता है। यानी प्रथा वही होती है जो पुराने टाइम से बात चली आ रही है और उसको वैसे का वैसे अपने माने, वही प्रथा कहलाती है अपनी। ठीक है, तो वैसे ही क्या है इसमें, इस नियम में क्या है, चिन्ह प्रथा है या चिन्ह परिपाटी है, वो अपने को वैसे का वैसे मानना पड़ेगा। अगर आप बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है किसी के कि सर इसको नेगेटिव क्यों लेंगे, पॉजिटिव क्यों लेंगे, तो उसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपको ऐसा का ऐसा ही मानना पड़ेगा। समझ आई बात? क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। अब किरचॉफ कहता कि लूप में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर धनात्मक और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर विभवांतर क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। भाई अगर तो आप क्या है कि किसी प्रतिरोध की दिशा में चलते हो, प्रतिरोध में जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उधर चलते हो, जैसे मान लो कि यही तो धारा की दिशा है और यही आपके चलने की दिशा है। अब आप कहोगे कि सर चलने की दिशा क्या होती है यहाँ पे? ठीक है, तो वो भी अभी बताता हूं मैं, लेकिन आप एक बार ये नियम तो देखो कि जिस साइड प्रतिरोध में धारा की दिशा है वही अपने चलने की दिशा हो, तो तब अपने क्या लेंगे? इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर अपने चलने की दिशा विपरीत है और धारा विपरीत दिशा में जा रही है प्रतिरोध में से, किसमें से? प्रतिरोध में से, तो फिर अपने नेगेटिव लेंगे इसका मान। अब नेक्स्ट देखो, अभी जो आपके मन में डाउट है ना कि कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, वो अभी इस डायग्राम के थ्रू निकाल दूंगा मैं डाउट। सबसे पहले सीख लो
बातें पढ़ लो जो लिखी हुई हैं कि सेल के ऋण या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल अपने धनात्मक लेंगे। भी जब भी आपको सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना पड़ेगा, इसकी दिशा में जा रहे हो, तो आप विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लोगे, और सेल के धन यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलोगे तो विद्युत वाहक बल यानी जो ई होगा उसका मान आप नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। ये देखो मैंने लगा रखा है ये चार चीज़ें, और यही चार चीज़ें इस नियम जो किरचॉफ का वोल्टता नियम है इसका बेस है। ये चारों चीज़ें, अगर ये चार चीज़ें आपको पता है तो किरचॉफ का वोल्टता नियम आप आराम से लगा सकते हो। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप जा रहे हो तो तब तो क्या लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना है, यानी नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो इसको पॉजिटिव लेना है। समझ आई बात। अब देखो इसको लगाना कैसे है, किरचॉफ का नियम लगाना कैसे है। क्या सर आप बता तो रहे हो ये वाली कहानी भी बीजगणितीय योग शून्य होता है, जैसे ऊपर वाला मैंने बताया अभी, तो ये नियम तो आपको लगाना आ गया। अभी कोई भी अगर बिंदु हो उस पर अगर आपको नियम लगाना है किरचॉफ का धारा नियम, तो लगा सकते हो आप। जितनी धाराएं दूर जा रही हैं उनको नेगेटिव ले लो, जो पास आ रही हैं बिंदु के उनको पॉजिटिव ले लो, बस ठीक है। अब इसको देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये एक जटिल परिपथ आपका है भी, इसमें दो तो सेल लगे हुए हैं, ठीक है, दो सेल लगे हुए हैं, और ये प्रतिरोध लगे हुए हैं तीन, ठीक है, और आपकी बुक का ही डायग्राम है ये। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया कि ये कह रहा है कि यहाँ इस सेल से I1 धारा चली, ठीक है, और इस सेल से I2 धारा चली। अब अपने को नहीं पता भी यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ गई, और इधर क्या कह रहा है, ये I3 धारा जा रही है इस परिपथ में। अब फिर से यहाँ से I2 इसमें आ गई, I1 इसमें आ गई, ठीक है। तो ये धाराएं इसने दिखा रखी हैं पहले ही, और आपको दी भी होंगी, ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल होंगे इसके, आपको इनके विद्युत वाहक बल E1 E2 दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है कि किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाओ। तो वोल्टता नियम लगाने से पहले सबसे पहले आपको एक लूप लेना पड़ेगा। अब समझ लो कैसे लगाना है इस नियम को। सबसे पहले नंबर पर आपको एक क्या लेना पड़ेगा, लूप लेना पड़ेगा। तो लूप आप कोई भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। आप चाहे ये वाला लूप ले लो 1 नंबर, चाहे 2 नंबर लूप ले लो, और चाहे आप ये पूरा लूप ले लो 3 नंबर। और अगर आपको तीनों में किरचॉफ का नियम लगाना पड़े तो तीनों में ही लगाना पड़ेगा। जैसे अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आगे आपके आएगा, वैसे यहाँ पे सारे मान दिए हुए हैं, इसमें आपको कह देगा कि I1 I2 I3 के मान निकालो। तीन मान धारा के मान निकालने को कह देगा। भी जो इसमें तीन धाराएं प्रवाहित हो रही हैं आपको वोल्टता दे देगा, इसकी वोल्टता इतनी है, इसकी इतनी है, ये प्रतिरोध इतने हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि धारा के मान निकालो। तो अब तीन चीज़ों के मान निकालने हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीन समीकरणें बनानी पड़ेंगी, और तीन समीकरणों को से हल करके अपने को तीन मान निकालने पड़ेंगे। अब समीकरण बनाएंगे कैसे, वो अपने बनाएंगे यहाँ पे लूप लेके और किरचॉफ का वोल्टता नियम लगा के। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैं इस लूप की बात करता हूँ, ठीक है। इस लूप में आपको वोल्टता नियम लगाना कैसे है कि आपको सबसे पहले एक दिशा लेनी पड़ेगी, या तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा ले लो, या आप क्लॉकवाइज दिशा ले लो। अब देखो मर्जी आपकी है, लूप आपको जो मर्जी ले लो लूप भी, और उसमें क्या करो आप दिशा भी कोई मर्जी ले लो, वो भी आप पर डिपेंड करता है। एंटी क्लॉकवाइज ले लो चाहे क्लॉकवाइज, आंसर सेम आएगा दोनों से, ठीक है। भी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है या क्लॉकवाइज चलना है। तो मैंने मान लो सबसे पहले इस लूप की बात कर रहा हूँ ऊपर वाले की, और इसमें मैंने ये वाली दिशा ली है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा ली है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से चलना स्टार्ट करो। मान लो यहाँ से आप चल रहे हो, किसी भी बिंदु से चलना स्टार्ट कर दो। मैं ऐसे नहीं कहता कि आपको एक इस बी बिंदु से चलना स्टार्ट करना है, ए से, एफ से, सी से, जहाँ मर्जी से चलना स्टार्ट कर दो। मान लो मैं इस बी बिंदु से चलना स्टार्ट करता हूँ, तो अब देखो इस बी बिंदु में से यहाँ प्रतिरोध का मान R1 है जो, और जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी I1 प्रवाहित हो रही है। तो अब किरचॉफ का नियम कहता है कि एक साइड तो आपको लिखना है प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, और दूसरी साइड लिखना है आपको बराबर में क्या लिखना है, सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। ये वोल्टता नियम कहता है। तो अब आपका ये क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर या वोल्टता I1 R1 हो जाएगी इस प्रतिरोध के सिरों पर, तो ये I1 R1 लिख दी। अब आप आगे चले, ऐसे जा रहे हो अब आप, तो अब ऐसे जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, और ये आ गया सेल, तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। उस विद्युत वाहक बल का मान अब आपको देखो नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है,
नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव। तो जब आप सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो तो आपको पॉजिटिव मान लेता है, जो ऊपर अभी चिन्ह परिपाटी में अपने पढ़ा था। तो इसको आप इधर लिखोगे, जो सेल के जितने विद्युत वाहक बल है उनको राइट हैंड साइड में, और जो प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। हमेशा ही ऐसे करना है आपको, ठीक है ना, हमेशा आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें देखो क्या है आपके पास कि जो ये I1 आ रहा है, अब आपको यही लूप में चलना है, तो अब आपको इस साइड चलना पड़ेगा। देखो आप ऐसे चल रहे हो ना एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, तो इस साइड, तो अब इस सेल, ये वाला सेल आगे आगे प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तो आपको -E2 लिखना पड़ेगा। और फिर आप देखो, अब ये वाला प्रतिरोध है, इसमें धारा ऐसे आ रही है, लेकिन आप विपरीत दिशा में चल रहे हो धारा के, तो आपको जो लिखना पड़ेगा I2R2, जो इसके सिरों का विभवांतर, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, लेकिन नेगेटिव चिन्ह के साथ। तो ये एक समीकरण बन जाएगी। अब बिल्कुल ही वैसी समीकरण आपके पास क्या है, इस दूसरे लूप में है, ये वाले लूप में, ये दूसरा लूप है ना आपके पास, तो अब इसमें लगाओ। देखो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अगर ये समझ नहीं आया तो दोबारा भी करवा दूंगा इसको, वो कोई बात नहीं, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने, लेकिन समझो इसको कैसे। अब दूसरे लूप में फिर से मैं क्या चला, ऐसे चला, यानी एंटी क्लॉकवाइज चला। अब आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी बिंदु से मान लो चलना स्टार्ट किया, तो अब देखो, अब मैं धारा की दिशा में जा रहा हूँ। ऊपर वाले लूप के लिए यहाँ पे मैं इस दिशा में जा रहा था, लेकिन नीचे वाले लूप के लिए अब मैं इसी दिशा में जा रहा हूँ। तो जो इसमें धारा होगी वो I2R2 आपने प्लस ले ली। अब फिर आप क्या करते हो, सेल का ये E2 एक सेल आता है, इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। अब आप इधर आ गए, फिर इधर आ गए। अब फिर से आप इस प्रतिरोध के लिए धारा की दिशा में चल रहे हो, इस प्रतिरोध में धारा इधर दिशा में जा रही है और आप भी इधर दिशा में जा रहे हो, तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर I3R3 आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे। तो ये आ गया दोनों का प्लस, और इधर ये समीकरण बन गई। अब आप क्या करो, देखो एक नियम मैंने यहाँ पे संधि F पर ही, जो F बिंदु है उस पर लगा रखा है ये वाला, कि यहाँ पे 3 धाराएं मिल रही हैं, I2, I1 और I3। तो I3 इससे दूर जा रही है, तो I3 को इधर लिख दो, और जो इसमें प्रवेश कर रही है, क्योंकि I3 बाहर निकल रही है तो ये निर्गत वाली है, और I1 I2 प्रवेश करने वाली है, तो ये किरचॉफ का यहाँ पे संधि नियम या करंट वाला नियम लग गया। तो ये 3 समीकरणें बन गई। अब आगे इससे आप सॉल्व कर सकते हो, ये I में बनेगी 3 समीकरणें, इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वैसे इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, जो ऐसा सर्किट लेके और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक, मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे के नहीं भी आया तो कल दोबारा इसको अपने करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू।